संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम नामकरण और काल विभाजन डॉक्टर ग्रियर्सन ने करने का प्रयास किया। उन्होंने विशिष्ट रचनाओं के आधार पर अलग अलग काव्यों को अलग अलग आकार में नाम देना पसंद किया। उनका जो विभाजन था वो इस प्रकार था। पहला उन्होंने चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसी के परवर्ती अन्य कवि, नवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य की सारी सामग्री को 11 भागों में बांट दिया। ग्रियर्सन का काल विभाजन बहुत प्रभावी तो नहीं था, मगर यह महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि सबसे पहले उन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। इसके पश्चात दूसरा प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया। मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन था वह इस प्रकार रहा। उन्होंने पहला आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत, दूसरा माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम संवत, तीसरा अलंकृत काल 1681 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत तक, चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक, तथा आखिरी वर्तमान काल 1926 से लगातार अद्यतन। यह मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटना पसंद किया। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आता है। विद्यार्थियों, शुक्ल का काल विभाजन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रहा। उन्होंने जो काल विभाजन किया उसमें पहला उन्होंने आदिकाल या वीरगाथा काल नाम दिया, जो 1050 संवत से 1375 संवत तक था। दूसरा नाम दिया उन्होंने पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। यह संवत 1375 से 1700 संवत तक रहा। तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, यह संवत 1700 से संवत 1900 तक माना। और अंतिम आधुनिक काल या गद्यकाल, जो संवत 1900 से अब तक उन्होंने माना। शुक्ल ने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटना पसंद किया। साथ ही उन्होंने जो बीच में भक्तिकाल और रीतिकाल थे, इसे एक युग माना, जिसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिसमें पहले को उन्होंने भक्तिकाल और दूसरे को रीतिकाल कहना पसंद किया। अब हम विश्लेषण देखें कि आखिर कौन सा नाम कितना प्रभावी नज़र आता है। इन आलोचकों की जब हमने बात की, उसके अतिरिक्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन,
तथा अन्य ने भी काल विभाजन करने का प्रयास किया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ज़्यादातर मान्यताएं आचार्य शुक्ल के इर्द गिर्द ही घूमती है। हम नामकरण की स्थिति देखें तो सबसे पहला काल आदिकाल या वीरगाथा काल है। आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा, मगर बाद में जब रासो काव्य का अध्ययन किया गया तो ज़्यादा वीरता की रचना प्राप्त न होकर के श्रृंगार की रचनाएं ज़्यादा नजर आ रही थी, इसलिए वीरगाथा काल नाम उचित प्रतीत नहीं होता। परंतु स्वयं शुक्ल इस काल को आदिकाल भी कहते थे। ज़्यादातर आलोचकों ने आदिकाल नाम से सहमति जताई है, क्योंकि आदिकाल नाम से हम युग का प्रारंभ भी मान सकते हैं। इसलिए पहले युग का नाम आदिकाल ही उपयुक्त प्रतीत होता है। दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। इस युग के नामकरण में ज़्यादा विवाद नहीं रहा, क्योंकि इस युग में जो भी रचनाएं हमें मिली उनमें भक्ति केंद्र में थी। इसलिए लगभग सभी आलोचकों ने इस काल को भक्ति काल कहना ही पसंद किया। आचार्य शुक्ल भी इसे भक्ति काल नाम दे चुके थे। अन्य आलोचक भी भक्ति काल नाम से सहमत थे। इसलिए दूसरे काल का नाम भक्ति काल ही ठीक प्रतीत होता है और इसमें ज़्यादा विवाद नहीं है। तीसरा काल उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल रहा। कुछ आलोचकों ने इसे श्रृंगार काल, कुछ ने इसे कला काल, कुछ ने इसे अलंकृत काल भी कहना पसंद किया। पर एक बात हमें ध्यान देने लायक है कि इस युग में आचार्यत्व की परंपरा रही, लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ रचने की परंपरा रही और पूरे काल में यह परंपरा व्याप्त थी। सभी कवि इस परंपरा के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, यानी एक खास रीति इस युग में प्रचलन में थी। इसलिए रीतिकाल नाम ही इसका ठीक प्रतीत होता है। शुक्ल भी इसे रीतिकाल कहना पसंद करते थे। अन्य आलोचकों ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया। श्रृंगार काल नाम भी वैसे बुरा नहीं कहा जा सकता, मगर एक विशिष्ट परिपाटी जो इस युग में चल रही थी आचार्यत्व परंपरा की, वो श्रृंगार काल कहने में छिप जाती है, जबकि रीतिकाल नाम में श्रृंगार भी समाहित हो जाता है। इस अर्थ में श्रृंगार काल की अपेक्षा रीतिकाल नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इसके बाद आधुनिक काल या गद्य काल का नंबर आता है। इस युग को गद्य काल कहा गया। निश्चित रूप से गद्य की विधा इस युग में न केवल नजर आई बल्कि विकसित भी हुई। गद्य की समस्त विधाएं, चाहे उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, सभी विधाएं इस युग में नजर आई। इसलिए गद्यकाल नाम भी काफ़ी ठीक प्रतीत होता है। परंतु जब हम आधुनिक काल कहते हैं तो चूंकि यह युग बिल्कुल पुराने युग से बदल चुका था, आधुनिक परंपराएं इस युग में नजर आ रही थी, ब्रज भाषा जा चुकी थी, नई नई जो पुरातन तरीके थे प्रेम पर या भक्ति पर ही लिखना, वह भी विदा हो रहा था। कुल मिलाकर यह युग हर दृष्टि से आधुनिक युग कहा जा सकता था। इसलिए इस युग को आधुनिक काल कहना सबसे ज़्यादा ठीक नज़र आता है। गद्यकाल नाम भी बहुत अच्छा है, परंतु समस्या इसमें यह रही कि जब हम गद्यकाल कहते हैं तो पद्य की प्रवृत्तियाँ अदृश्य नजर आती है। छायावाद जैसा महान काव्य फिर खो जाता है। इसलिए गद्यकाल एक सीमा तक ही ठीक है। सबसे ज़्यादा उचित नाम आधुनिक काल ही है। इसलिए विद्यार्थियों, आधुनिक काल नाम ही इस युग को दिया जाना चाहिए। अब हम बात करें काल विभाजन की। डॉक्टर ग्रियर्सन 7वीं सदी से, मिश्र बंधु भी लगभग 7वीं सदी से काल विभाजन शुरू कर रहे थे। पर जो शुक्ल का विभाजन था 1000वीं सदी के आसपास, यहाँ से क्योंकि हिंदी भाषा पूरी तरह से
नजर आने लगी थी। इसलिए हिंदी का काल 1000 सम्मत के आसपास से शुरू किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए काल विभाजन जो आचार्य शुक्ल ने दिया, सम्मत 1050 से 1375 आदिकाल, सम्मत 1375 से 1700 भक्तिकाल, सम्मत 1700 से 1900 रीतिकाल और सम्मत 1900 से अद्यतन आधुनिक काल। शुक्ल का यह विभाजन बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है। इसलिए काल विभाजन को यदि हम स्वीकार करें तो 1050 से लेकर के लगातार अभी आधुनिक काल तक जो हिंदी साहित्य की विकास यात्रा है उसे 1050 से अभी तक में बांटा जाना ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि 1000वीं शताब्दी से पूर्व का जो साहित्य था वो उसमें हिंदी भाषा स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए शुक्ल का काल विभाजन ही सबसे ज़्यादा ठीक माना जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, काल विभाजन और नामकरण के अंतर्गत हमने ये देखा कि जहाँ तक नामकरण है तो 4 नाम ठीक प्रतीत होते हैं। पहला युग वीरगाथा काल की अपेक्षा आदिकाल ठीक है। दूसरा युग भक्ति काल ही है और इसमें कोई भी विवाद नहीं है। तीसरा युग श्रृंगार काल की अपेक्षा रीतिकाल ज़्यादा ठीक है, क्योंकि रीति शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस युग में कवि एक खास रीति की अनुपालना कर रहे थे और श्रृंगार की रचनाएं भी रीतिकाल नाम में शामिल हो जाती हैं। इसलिए तीसरे युग का नाम रीतिकाल ही ठीक है। और अंतिम युग में गद्य निश्चित रूप से विकसित हुआ, परंतु जैसा हम पहले कह चुके हैं कि गद्य कहने पर पद्य की रचनाएं अदृश्य रह जाती हैं। इसलिए और सभी विधाओं में आधुनिकता नज़र आ रही थी। पूरी तरह से हिंदी साहित्य आधुनिक होता नज़र आ रहा था। न केवल गद्य का विकास हुआ वरन भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा खो रही थी, छंद अलंकारों का मोह समाप्त हो रहा था, खड़ी बोली का आगमन हो रहा था। हर दृष्टि से क्योंकि यह युग आधुनिक था, इसलिए आधुनिक काल ही इस युग का नाम ठीक प्रतीत होता है। इन 4 नामों के अतिरिक्त जो काल विभाजन है उसमें आचार्य शुक्ल का काल विभाजन जो 1000वीं सदी के आसपास से अभी लगातार चल रहा है, यही काल जो विभाजन है काल विभाजन, ये सबसे ठीक है। इस प्रकार बच्चों, हिंदी साहित्य का काल विभाजन 1000 साल का और नामकरण के वो 4 काल जो हमने बताए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यही नाम सर्वाधिक उपयुक्त हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।